हेलो बच्चों, वेलकम टू गो इजी विथ केमिस्ट्री। मैं रंजना बिहारी और आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे हेनरीज लॉ। तो गैसेस जो होती है बेटा वो वाटर में डिसॉल्व होती है। बहुत सारी गैसेस ऐसी होती है जो वाटर में डिसॉल्व हो जाती है। कुछ गैसेस वाटर में बहुत ज्यादा डिसॉल्व होती है, पर कुछ गैसेस ऐसी होती है जो वाटर में बहुत कम डिसॉल्व होती है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस वाटर में हाईली सॉल्युबल होती है। पर वही अगर हम बात करेंगे ऑक्सीजन गैस की, तो ऑक्सीजन गैस इज लेस सॉल्युबल इन वाटर। पर जितनी ऑक्सीजन गैस वाटर में डिसॉल्व होती है उतनी एक्वाटिक लाइफ को सस्टेन करने के लिए सफिशिएंट होती है। तो जो गैसेस की सॉल्युबिलिटी होती है बेटा लिक्विड्स में, ये डिपेंड करती है प्रेशर और टेम्परेचर पर। किस पर? प्रेशर और टेम्परेचर पर। किस तरीके से? तो अगर हमने एक कंटेनर में लिक्विड लिया, से हमने वाटर ले लिया, ठीक, और इसमें पिस्टन लगा दिया दोनों में। इसमें मैंने एक गैस डाल दी, कोई भी गैस, एनी गैस XYZ। तो क्या होगा बच्चों कि इस गैस के जितने पार्टिकल्स इस लिक्विड में कांटेक्ट में आएंगे उतने तो इसमें डिसॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। पर जो पार्टिकल्स इसके कांटेक्ट में नहीं आ रहे हैं वो यहीं ऊपर रह जाएंगे, ऐसे घूमते फिरते रहेंगे, वो इसमें डिसॉल्व नहीं होंगे। अब मैंने क्या किया कि प्रेशर अप्लाई किया पिस्टन लगा करके। यहां पर हमने पिस्टन लगा दिया। तो पिस्टन लगा करके जब हमने कंप्रेस किया गैस को, तो ये गैस के पार्टिकल्स नीचे जाने लगे। मतलब नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल्स दैट कम्स इन कांटेक्ट विथ लिक्विड सरफेस इंक्रीजेस एज प्रेशर इंक्रीजेस। तो क्योंकि ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल्स अब इस लिक्विड के कांटेक्ट में आ रहे हैं गैस के, उतने ही ज्यादा वो डिसॉल्व भी हो रहे हैं। अगर हम प्रेशर को और ज्यादा इंक्रीज करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा गैस के पार्टिकल्स लिक्विड के कांटेक्ट में आएंगे और उतने ही ज्यादा डिसॉल्व भी होंगे। तो इस तरीके से गैसेस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी के लिए हेनरी जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक लॉ दिया था। क्या कहता है ये लॉ? हमको यहाँ क्लियर दिखाई दे रहा है कि जितना ज्यादा हम देंगे प्रेशर, मतलब जितना ज्यादा इस गैस का होगा प्रेशर, उतनी ही ज्यादा ये गैस इस लिक्विड में डिसॉल्व हो जाएगी। मतलब कि गैस की इस लिक्विड में सॉल्युबिलिटी डिपेंड कर रही है कि इसके ऊपर इस गैस का प्रेशर कितना है। बस यही है हेनरीज का लॉ। तो क्या कहा था हेनरी ने? solubility of gas in liquid, solubility of gas in liquid is directly proportional to pressure of gas present above the surface of the liquid. Solubility of gas in liquid is directly proportional to pressure of gas present above the surface of the liquid. अब जितनी ज्यादा गैस इसकी डिसॉल्व होगी उतने ही ज्यादा इसका मोल फ्रैक्शन होगा इस लिक्विड में, ठीक। तो यही जो हेनरी लॉ है उसको हम मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में भी कह सकते हैं। कैसे? तो जितना ज्यादा प्रेशर उतना ही ज्यादा इस गैस का इस लिक्विड में मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस present above the surface of the liquid. Mole fraction of the gas in the liquid is directly proportional to pressure of the gas present above the surface of the liquid. ये लॉ दिया था किसने? हेनरी ने। अब हेनरी के अकॉर्डिंग जो प्रेशर है गैस का वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है मोल फ्रैक्शन के। यहां पर P क्या है? P is pressure of gas and what is X? X is mole fraction of gas. Mole fraction of gas. So according to Henry, P is directly proportional to X.
अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा देते हैं तो हमको एक कांस्टेंट मिलता है KH. सो P विल बी इक्वल टू KH मल्टीप्लाइड बाय H, वेयर KH इज हेनरीज कांस्टेंट. हेनरीज कांस्टेंट होता है KH. अब अगर मैं KH को इस तरफ ट्रांसफर कर दूं तो हमको X इक्वल्स टू मिलता है P अपॉन KH. इसका मतलब कि जो मोल फ्रैक्शन है X, वो KH जो हेनरीज लॉ कांस्टेंट है उसके इनवर्स प्रोपोर्शन में है. अब X क्या है? X इज अ मोल फ्रैक्शन. X जितना ज्यादा होगा KH की वैल्यू उतनी ही कम होगी, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, इनवर्स प्रोपोर्शन में है. कहने का मतलब ये कि X मतलब मोल फ्रैक्शन मतलब सॉल्युबिलिटी. किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी अगर ज्यादा है तो हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू कम. मतलब ग्रेटर द वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट, लेसर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड. कह सकते हैं हम ऐसा. ठीक है. अब अगर हम कंसीडर करते हैं कि हमने एक कंटेनर में वाटर को गर्म करने रखा, हमने उबालने के लिए रखा, क्या होता है बाय द टाइम अगर हम एक कंटेनर में वाटर को गर्म करने के लिए रखेंगे ट्राइपॉड स्टैंड पर और इसे रखेंगे बर्नर पर, कुछ देर बाद हमको इस सरफेस पर वाटर की वेपर्स मिलने लगती है. अब वाटर की वेपर्स मतलब कि गैस जो है वो इस वाटर में से गैसेस बाहर निकलने लगती है. क्यों बाहर निकली? क्योंकि हमने टेम्परेचर प्रोवाइड करके इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज की. इसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो ये इसमें से बाहर निकलने लगेंगे, इसको छोड़ करके जाने लगेंगे. मतलब कि जैसे ही हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, गैसेस लिक्विड को छोड़कर जा रही है. मतलब सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है. और सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी तो KH फैक्टर क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा. सीधा सीधा ये रिलेशन हमको मिल रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी कम और KH भी कम. मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने से KH की वैल्यू भी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है. और यही रीजन होता है कि समर्स में जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो ऑक्सीजन गैस जो कि वाटर में बहुत कम डिसॉल्व होती है, इसकी सॉल्युबिलिटी भी वाटर में कम हो जाती है. अब अगर सॉल्युबिलिटी कम होगी तो एक्वाटिक लाइफ सस्टेन करेगी क्या? नहीं करेगी. और यही रीजन है बेटा, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने से हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज होती है और ऑक्सीजन गैस की सॉल्युबिलिटी वाटर में कम हो जाती है. यही रीजन है कि एक्वाटिक लाइफ सस्टेन्स मोर इन कोल्ड वाटर एज कंपेयर टू इन हॉट वाटर. ठीक. अब ये तो था हेनरीज लॉ. अब हेनरीज जो लॉ है इसकी कुछ एप्लीकेशंस भी है. तो एक बार फिर से आते हैं कि क्या था हेनरीज लॉ का स्टेटमेंट. क्या था हेनरीज लॉ का स्टेटमेंट? solubility of gas in liquid is directly proportional to pressure of gas present above the surface of liquid. या in terms of mole fraction of gas in liquid is directly proportional to pressure of gas, partial pressure of gas present above the surface of liquid. ये था हेनरीज लॉ. अब इस हेनरीज लॉ की कुछ एप्लीकेशंस भी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस है. तो हेनरीज लॉ की सबसे पहली एप्लीकेशन कि जितने भी कार्बोनेटेड बेवरेजेस बनते हैं, जो हमारे सॉफ्ट ड्रिंक्स बनते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हाई प्रेशर पर सील किया जाता है. क्योंकि प्रेशर हाई रहेगा तो उतनी ही ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस उन सॉफ्ट ड्रिंक्स में डिसॉल्व रहेगी. तो ये तो था फर्स्ट एप्लीकेशन. सेकेंड एप्लीकेशन, आपने या हमने कई बार महसूस किया होगा कि जब हम ऊंचाई पर जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं, तो कई लोगों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है. क्यों होती है? क्योंकि जैसे जैसे हम हाई एल्टीट्यूड पर जाएंगे ऑक्सीजन गैस का कंसंट्रेशन वहां पर कम होता है.
तो उसका पार्शियल प्रेशर भी कम होगा, और ऐसी जगह में जब ब्रीदिंग की जाएगी तो उसके कारण हमारे टिश्यूज में ऑक्सीजन गैस का कंसेंट्रेशन भी कम। अब जब वहां है ही नहीं ऑक्सीजन गैस, बहुत ही कम है, तो जब हम सांस लेंगे तो अंदर ऑक्सीजन गैस भी कम जाएगी। तो ऑक्सीजन गैस का जब टिश्यूज में कंसेंट्रेशन कम हो जाता है तो इसके कारण हमको वीकनेस की फीलिंग आती है, और कई बारी ये कंसेंट्रेशन जब बहुत कम हो जाता है तो हमारे सोचने समझने की जो एबिलिटी होती है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसी सिम्टम को कहा जाता है एनॉक्सिया। तो एनॉक्सिया सिम्टम क्यों होता है इसको भी एक्सप्लेन किया है हेनरीज के लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक, थर्ड एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं जिनको कि हम गोताखोर भी कहते हैं, ये जब अंडर वाटर जाते हैं, डीप सी में जाते हैं, गोताखोर आपने देखे होंगे मोती ढूंढने के लिए या कई बार कुछ चीजों का इन्वेंशन करने के लिए ये डीप सी में जाते हैं। तो जब ये जाते हैं तो इनके पीठ पर एक ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर होता है। तो वो जो सिलेंडर होता है बेटा, उसमें वो कभी भी प्योर एयर लेकर के नहीं जाते। ऐसा क्यों? क्योंकि प्योर एयर जिसमें हम ब्रीदिंग करते हैं, नॉर्मल एयर, ये एयर अगर इस ऑक्सीजन सिलेंडर में भरी जाएगी तो होता क्या है कि इसमें नाइट्रोजन गैस का परसेंटेज होता है 78%, साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस भी होती है अप्रोक्स 21%। ठीक, तो अंडर वाटर जैसे जैसे जाते हैं तो वाटर के कारण प्रेशर इंक्रीज हुआ। प्रेशर इंक्रीज होने से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस हमारी ब्लड कैपिलरीज में डिसॉल्व हो जाती है, हमारे ब्लड में डिसॉल्व हो जाती है। ठीक, तो ऑक्सीजन गैस तो मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए यूज हो जाएगी, पर नाइट्रोजन गैस जो कि कहीं यूज नहीं होती वो ऐसे ही वहां पर पड़ी रहती है। अब जब ये स्कूबा डाइवर्स आएंगे सरफेस पर तो धीरे धीरे प्रेशर कम होने लगेगा, तो सॉल्युबिलिटी भी कम होगी क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होते हैं। तो जैसे जैसे ये सरफेस पर आएंगे वैसे वैसे प्रेशर होगा कम और इस गैस की सॉल्युबिलिटी भी होगी कम। तो जो नाइट्रोजन गैस अंदर ब्लड कैपिलरीज में है, ये इन ब्लड कैपिलरीज में बबल्स बना करके इसमें से बाहर निकलना स्टार्ट होती। अब ब्लड कैपिलरीज में अगर बबल्स बनेंगे तो इससे बॉडी में पेन होने लगता है, और इस पेनफुल कंडीशन को कहा जाता है बेंड। ये बेंड जो होती है काफी पेनफुल सिचुएशन होती है, और कई बार इसमें उस पर्टिकुलर पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। और यही रीजन है कि जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं वो अपने साथ हीलियम गैस का मिक्सचर लेकर जाते हैं बेटा, क्योंकि हीलियम गैस की ब्लड में सॉल्युबिलिटी बिल्कुल ही नील होती है, लो होती है। इसीलिए स्कूबा डाइवर्स अपने साथ हीलियम गैस का मिक्सचर लेकर के जाते हैं। तो ये तो था हेनरी लॉ और उसके एप्लीकेशन। इसके बाद हम देखेंगे हेनरीज लॉ पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स। तो फटाफट से हाथ में लेंगे कॉपी और पेन और सॉल्व हम करेंगे एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 4। एनसीईआरटी सॉल्व एग्जाम्पल 4 रख लिया, कॉपी और पेन साथ में। अब मेरे साथ साथ जो स्क्रीन पर आपके न्यूमेरिकल डिस्प्ले हो रहा है उसको रीड करके गिवन लिखने की कोशिश करेंगे। तो क्या चीज हमको दी हुई है, इफ N2 गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 298 केल्विन, हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ N2 would dissolve in 1 liter of water। मतलब कितने मिलीमोल्स डिसॉल्व होंगे 1 लीटर पानी में, ये हमको निकालना है। ठीक, तो नंबर ऑफ मोल्स तक अगर जाना है तो हमको जाना होगा मोल फ्रैक्शन की तरफ। और हमको क्या दिया है, assume that N2 exerts partial pressure of 0.987 bar। मतलब P हमको दिया हुआ है 0.987 बार
given that Henry's law constant at 298 Kelvin is 76.48 kilobar. 76.48 किलोबार। अब क्योंकि ये हमको किलो बार में दिया है और ये बार में है, तो ये हो जाएगा 76.48 इंटू 10 टू द पावर 3 बार। अब निकालना क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 हमको निकालना है। टेम्परेचर भले ही दिया है पर हमारे फॉर्मूला में इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो गिवन में भी लिखने की जरूरत नहीं है। अब हमारा हेनरी लॉ और प्रेशर एक दूसरे से किस फॉर्मूला से रिलेटेड है, P इक्वल्स टू KH इंटू एक्स से रिलेटेड है। अब x मतलब होता है मोल फ्रैक्शन गैस का, और गैस का मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा तो मोल फ्रैक्शन इक्वल्स टू N1 अपॉन N1 प्लस N2 से हमको इसके नंबर ऑफ मोल्स भी मिल जाएंगे। तो सबसे पहले इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुटअप करके हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ x, दैट इज मोल फ्रैक्शन। सो मोल फ्रैक्शन x इक्वल्स टू P डिवाइडेड बाय KH। P की वैल्यू हमको कितनी दी है, 0.987 डिवाइडेड बाय KH इज 76.48 इंटू 10 टू द पावर 3। अब अगला काम क्या है, अगला काम वीडियो को पॉज करना है और इसको सॉल्व करना है। फटाफट से सॉल्व करो। So x is equals to 1.29 into 10 to the power, जो कि मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा है, -5। आप लोगों को करना है कैलकुलेशंस, तो भैया आप ही को करने पड़ेंगे। ठीक, अब हमको मिल गई x की वैल्यू, x मतलब मोल फ्रैक्शन N2 गैस का। अब x इक्वल्स टू क्या होता है, N1 अपॉन N1 प्लस N2। अब N1 हमने लिया किसके लिए, N2 के लिए, और N2 हम ले रहे हैं वाटर के लिए। तो हम क्या करेंगे, आप इसको N2 और इसको N1 भी ले सकते हो, हम ऐसा भी ले सकते हैं। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, सिंस N2 इज वेरी वेरी लेस देन N1, तो हम इसको डिनोमिनेटर से ओमिट करेंगे। देयरफॉर ओमिट फ्रॉम डिनोमिनेटर, कर दिया ओमिट। क्या बचा, x इक्वल्स टू N2 अपॉन N1। ठीक, N2 हमको निकालना है। अब रहा सवाल N1 का। तो वाटर हमको दिया है बेटा 1 लीटर, और 1 लीटर पानी में वाटर के नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होते हैं, जो कि 55.5 मोल्स होते हैं। तो इस x में जो कि हमने यहां निकाल लिया है 1.29 इंटू 10 टू दी पावर -5 मल्टीप्लाइड बाय 55.5, जो कि वैल्यू किसकी है, वाटर के नंबर ऑफ मोल्स 1 लीटर पानी में कांस्टेंट 55.5। अब फटाफट से अगला काम वीडियो को पॉज करके इस कैलकुलेशन को करो। ये आ रहा है 7.16 इंटू 10 टू द पावर -4। अब हमको क्वेश्चन में आंसर पूछा है हाउ मेनी मिलीमोल्स, और ये जो हमको मिले हैं ये मिले हैं मोल्स। तो इस मोल्स को अगर हम कन्वर्ट करते हैं मिलीमोल्स में, सो N2 विल बी इक्वल्स टू 7.16 इंटू 10 टू द पावर -4 multiplied by 10 to the power 3 for millimoles conversion. So answer is 7.16 into 10 to the power -1, जो कि हो जाएगा 0.716 मिलीमोल्स। ठीक है, हो गया सॉल्व क्वेश्चन। अगर नहीं किया है, बदमाशी कर रहे हो, तो वीडियो को पॉज करो और इसका स्क्रीनशॉट लो। उसके बाद हम आएंगे कुछ इंडेक्स क्वेश्चंस पर।
तो अगला इंट एक्सप्रेशन जो आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है वो है एनसीईआरटी का इंट एक्सप्रेशन नंबर 6, इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। फटाफट से कॉपी पेन लिखना शुरू करेंगे। क्या दिया है? H2S, a toxic gas with rotten egg-like smell, is used for qualitative analysis. If the solubility of H2S in water at STP, इसको अंडरलाइन कर लो फटाफट, STP is 0.195, is 0.195 के बाद स्मॉल m लिखा है, इसका मतलब होता है मोलल। ठीक, कैलकुलेट हेनरीज लॉ कांस्टेंट, सॉल्युबिलिटी हमको दी है और हमको डिटरमाइन करना है KH की वैल्यू। अब KH निकालने के लिए हमको चाहिए है प्रेशर, दूसरा हमको चाहिए है मोल फ्रैक्शन। ठीक, तो क्योंकि STP हमको दिया हुआ है बेटा, तो STP पर किसी भी गैस का प्रेशर कितना होता है? तो STP पर किसी भी गैस का प्रेशर होता है 1 atm, या इन टर्म्स ऑफ बार अगर हम प्रेशर लिखेंगे तो 1.01325 बार, या तो हम ले सकते हैं 1 atm। ठीक, दोनों में से कोई भी एक वैल्यू हम यहां पर ले सकते हैं। अब सबसे पहला काम हमको, प्रेशर हमारे पास है, KH हमारे पास है, फिर से हमारा जो यही वाला फॉर्मूला है P इक्वल्स टू KH इंटू एक्स से हम KH निकाल सकते हैं, पर इसके लिए हमको निकालना होगा मोल फ्रैक्शन X। तो मोल फ्रैक्शन के लिए हमको क्या पता होना चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S क्वेश्चन में अगर आप फोकस करेंगे, हमको दी है मोलालिटी 0.195 मोलल। व्हाट डज इट मीन्स कि 0.195 moles of H2S present in 1000 gram of water according to definition of molality, number of moles of solute present per kg of solvent। मतलब कि इतना मोल्स H2S 1000 ग्राम वाटर में प्रेजेंट है, तो ये वैल्यू अगर आप H2S के नंबर ऑफ मोल्स को N2 ले रहे हैं और वाटर ऑफ के नंबर ऑफ मोल्स को N1 ले रहे हैं, तो ये वैल्यू किस चीज की हो गई? N2 की। अब रहा सवाल N1 का, तो 1000 ग्राम या 1 लीटर वाटर में वाटर के नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होते हैं 55.5 मोल्स। ठीक, अब फटाफट से मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला N2 अपॉन N1 प्लस N2 अप्लाई करेंगे। तो N2 कितना है हमारा? 0.195 डिवाइडेड बाय N1 इज 55.5 प्लस 0.195। फिर से वीडियो को पॉज करेंगे और जल्दी जल्दी इसके कैलकुलेशंस करेंगे। तो x हमको मिला है 0.0035। ठीक, इसके बाद हमको निकालना है, कौन सा रिलेशन अप्लाई करेंगे हेनरीज कांस्टेंट निकालने के लिए? P इक्वल्स टू KH इंटू एक्स। नाउ वी आर हैविंग वैल्यू ऑफ P एंड X। P कितना? 1.01325 इक्वल्स टू KH मल्टीप्लाइड बाय 0.0035। कर दो टर्म्स को ट्रांसफर जल्दी जल्दी। 1.01325 हमने किस में लिया? बार में, डिवाइडेड बाय 0.0035। जितना भी आप सॉल्व करके आंसर निकालेंगे वही वैल्यू हो जाएगी हेनरीज कांस्टेंट की। तो फिर से आपका काम शुरू, मेरा काम खत्म। वीडियो को पॉज करो और इसका आंसर निकालो। आंसर इज 289.5 बार, वैल्यू ऑफ हेनरीज लॉ कांस्टेंट।
तो अगला न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। इंटेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 लिखेंगे गिवन हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज 1.67 इंटू 10 टू द पावर 8। मतलब ये वैल्यू हो गई किसकी, KH की। 1.67 इंटू 10 टू द पावर 8 पास्कल। इसका मतलब इसको डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 5 करेंगे, डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 5, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एटीएम में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.67 इंटू 10 टू द पावर 3 एटीएम। और हमको क्या दिया है, इन 500 ml ऑफ वाटर व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 ATM, मतलब प्रेशर P हमको दिया है 2.5 ATM। वॉल्यूम हमको इस बार 500 ml दिया हुआ है, इस बात का फिर से हमको ध्यान रखना है। क्या निकालना है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट दिया है, प्रेशर दिया है, निकालना क्या है, क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml ऑफ वाटर। क्वांटिटी ऑफ CO2 निकालना है, तो क्वांटिटी के लिए फिर से हमको कहां आना पड़ेगा, मोल फ्रैक्शन पर। तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन करेंगे मोल फ्रैक्शन के लिए। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, P इक्वल्स टू KH इंटू होता है X। ठीक है, तो प्रेशर हमको कितना है, X इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्रेशर डिवाइडेड बाय KH। सो प्रेशर इज 2.5 डिवाइडेड बाय 1.67 इंटू 10 टू द पावर 3। करें अपना काम शुरू। 1.49 इंटू 10 टू द पावर -3 आया है मोल फ्रैक्शन। ठीक, हमको निकालना है क्वांटिटी। सो क्वांटिटी X इक्वल्स टू N2। क्वांटिटी तब आएगी ना जब नंबर ऑफ मोल्स मिलेंगे। सो N2 अपॉन N1 प्लस N2। ठीक है, अब N2 हमको फाइंड आउट करना है। X हमारे पास है 1.49 इंटू 10 टू द पावर -3। N2 निकालना है, फिर से डिनोमिनेटर में से ओमिट करेंगे फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। तो अब बचा है पुट करना N1। अब 1000 ml में हमने वाटर के नंबर ऑफ मोल्स 55.5 लिए थे, तो 500 ml में ये आधे हो जाएंगे 27.7। क्योंकि हमको क्वेश्चन में वाटर 500 दिया है, तो N1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, N1 हो जाएगा आधा 27.7। So N2 equals to 1.49 into 10 to the power -3 multiplied by 27.7। करो कैलकुलेशंस। तो ये आ रहा है 0.042। अब क्योंकि हमको नंबर ऑफ मोल्स नहीं पूछे, हमको पूछा है अमाउंट में आंसर, तो अमाउंट के लिए अमाउंट ऑफ CO2 इक्वल्स टू N2 मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। N2 मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। फिर से यहां एक बार लिख रही हूं, अमाउंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे कितने आए, 0.042। सो 0.042 मल्टीप्लाइड बाय CO2 का मोलर मास, जो कि होता है 42। फटाफट से कैलकुलेट कर लो एंड दिस विल बी योर अमाउंट ऑफ CO2, जो कि आ रहा है 1. कितना आया, 82 ग्राम। तो ये थे न्यूमेरिकल्स हेनरीज लॉ पर बेस्ड। Thank you for watching my video. Don't forget to subscribe my channel.